प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, जैसा कि आपको विदित है, पहले हमने विवरणात्मक विधियों के अन्य पक्षों का, अन्य विधियों का अध्ययन किया। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज विकासात्मक विधि, जिसे जेनेटिक प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत जो ऑब्जर्वर होता है, जो निरीक्षक होता है, वह बालक या व्यक्ति की विविध अवस्थाओं के आधार पर उसका अध्ययन करता है। ये अवस्थाएं शैशव, बाल्य, किशोर, युवा, प्रौढ़ आदि होती हैं। इनमें इस विकास की अवस्था के दौरान जिन जिन आवश्यकताओं और विशेषताओं का उस पर प्रभाव पड़ता है, जो जो उसकी आवश्यकताएं होती है और जो जो विशेषताएं लेकर वह आगे की ओर अग्रसर होता है, उन सब के आधार पर उसका विश्लेषण किया जाता है। इसका विश्लेषण करते समय इस आवस्थिक विकास के दौरान होने वाली शारीरिक, मानसिक, मूल प्रवृत्तियां, संवेग आदि से संबंधित जो अन्य रुचि आदि है, उसका जो उस पर प्रभाव पड़ता है, उन सब के बारे में इसको जानने का प्रयास किया जाता है। क्रमानुसार उस विकास के क्रम के आधार पर, यानी इस अवस्था में जो उसका शारीरिक, मानसिक विकास हुआ, उसमें उसके अन्य लोगों से और क्या क्या संबंध थे, उसकी रुचियां कैसे परिवर्तित और परिवर्धित होती गईं, उसकी मूल प्रवृत्तियों में क्या बदलाव हुआ, इन सबको निरीक्षक यानी निरीक्षणकर्ता, अनुसंधानकर्ता क्रमानुसार लिखता है और लिखने के साथ साथ उनके आकलन के आधार पर वह निरीक्षण करके और उसके निदान का उपचार और उसे सही दिशा, उसके मार्ग में आने वाली समस्याओं का समाधान करते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। इस तरह से सदैव उसके साथ, उसकी अवस्थात्मक विकास के साथ जुड़े रहने के कारण ये प्रवृत्ति बहुत ही बड़ी हो जाती है। अब इसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अध्ययन करेंगे तुलनात्मक विधि का। तुलनात्मक नाम ही जैसा इसका है, तुलना के लिए दो व्यक्ति, दो समूह होना अति आवश्यक है। यह मनोविज्ञान का एक ऐसा पक्ष है जिसके अंतर्गत ऐसी विधि है जिसमें बालकों और व्यक्तियों के साथ साथ पशुओं पर भी अध्ययन किया जाता है। उनकी समस्याओं के बारे में, जो समस्याएं उसकी शारीरिक, मानसिक यानी जुड़ाव इसी से संबंधित होता है, ये एक दूसरे पर आश्रित होती हैं। यानी जिस तरह बालक का, व्यक्ति का विकास होता है, सभी जो प्राणी हैं वो अपनी विकास की अवस्थाओं से गुजरते हैं। उस दौरान उन पर भी शारीरिक और मानसिक सारी प्रक्रियाओं का प्रभाव पड़ता है। इन प्रक्रियाओं के आधार पर ही यह मनोविज्ञान अध्ययन करता है और यह बहुत उपयोगी होता है। वह तुलना करता है कि दो पशुओं में, दो समूहों में कौन कौन सी चीज़ों का अध्ययन किया जाए और किस प्रकार से उसको जानने का प्रयास किया जाए, जिससे उसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि ये क्या कर सकते हैं और किस प्रकार से इसका अध्ययन कर सकते हैं। यह चूँकि दो व्यक्तियों और समूह पर आधारित होती है, पशुओं और बालकों से और व्यक्तियों से संबंधित होती है, उपयोगी होने के साथ साथ खर्चीली भी होती है। इसमें समय भी ज़्यादा लगता है क्योंकि यह भी इसी तरह अवस्थाओं आदि के आधार पर, शारीरिक, मानसिक आधार पर जुड़ी हुई होती है। फिर है उपचारात्मक विधि। उपचारात्मक विधि यानी क्लिनिकल विधि। इसके अंतर्गत उपचार किससे किया जाएगा और किसका किया जाएगा, क्योंकि यह एक मनोवैज्ञानिक विवरणात्मक विधि है और इसमें बालकों, पशुओं और व्यक्तियों पर अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन के आधार पर ऐसे व्यक्तियों या बालकों पर अध्ययन करना जो समस्यात्मक हों। समस्यात्मक से अभिप्राय है कि ऐसे बालक जिन पर संवेगों का मानसिक रूप से हकलाना या किसी शारीरिक विकृति का होना या अव्वल होना या अन्य किसी प्रकार की समस्याओं से, मानसिक शारीरिक समस्याओं से ग्रस्त होना, कुंठाओं से ग्रस्त होना, बहुत आपराधिक प्रवृत्ति का होना, पारिवारिक परिवेश ठीक न होना, ऐसी बहुत सी समस्याएं होती हैं। ऐसे समस्यात्मक बालकों को की जो मानसिक विकृतियां हैं, उन प्रक्रियाओं का इसी क्रम के आधार पर इन अध्ययन करने का प्रयास किया जाता है और
वह सुनियोजित तरीके से किया जाता है, यानी एक व्यवस्थित तरीके से किया जाता है। अब किसी भी चीज़ का हम अगर उपचार करेंगे तो उस उपचार करने की भी एक प्रणाली होती है कि उसको कैसे संपादित किया जाए। तो इस कार्य प्रणाली को अगर हम देखते हैं तो पहले निदान और फिर उसके पश्चात उपचार। अगर हम निदान देखेंगे, डायग्नोसिस करेंगे, तो सबसे पहले मेडिकल एग्जामिनेशन की आवश्यकता होती है। यानी जो भी समस्यात्मक है, चाहे वह कोई भी हो, उस समस्यात्मक व्यक्ति का सबसे पहले मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना चाहिए, जिससे हमें ये पता चले कि वास्तव में डॉक्टरों की सलाह से हम ये ज्ञात कर लें कि उसको कौन सी बीमारी है या किस बीमारी से वह ग्रस्त है, वह सामान्य रोग से ग्रस्त है या विशिष्ट अवस्थाओं से गुजर रहा है। फिर उसके बाद में केस हिस्ट्री, यानी व्यक्ति जीवन इतिहास पद्धति के आधार पर या प्रणाली के आधार पर यह जानने का प्रयास किया जाए कि व्यक्ति के जो पारिवारिक स्थिति है उसके अंतर्गत उसका संपूर्ण जीवन आ जाएगा जो हमने पूर्व में अध्ययन किया है। यानी उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में, चाहे वह शिक्षा से संबंधित हो, व्यवसाय से संबंधित हो, परिवार से संबंधित हो, समाज से संबंधित हो या अन्य चीज़ों से संबंधित हो, सारी चीज़ों के बारे में, उसके बारे में, संपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में उसका आकलन किया जाता है। फिर साथ ही साथ समय और परिस्थितियों के आधार पर उसका जो अवस्थागत बदलाव आता है, रुचियों आदि को जानने का प्रयास किया जाता है कि उसके रुझान कौन कौन से हैं, वह किस और बढ़ रहा है और कैसा उसका कार्य हो रहा है। इसके पश्चात, इन सबको देखने के पश्चात निदानात्मक साक्षात्कार की आवश्यकता होती है। यानी ऐसा ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू किया जाता है जिसमें व्यक्ति एक दूसरे के सामने होते हैं और उससे बातचीत के दौरान उसकी समस्याओं का ये पहले तो पूर्व रूप में इन सब के आधार पर उसकी जांच कर ही ली जाती है। उसके पश्चात एक साक्षात्कार जिसमें सिर्फ वे दो ही लोग होते हैं जिसके साथ उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है, जिसने उसके बारे में केस स्टडी की है, जो उससे पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है, जो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी रखता है, विशेषज्ञ है, वही उसके साथ वार्तालाप करता है और वार्तालाप करके और उसको निदान की ओर ले जाने का प्रयास करता है। उस निदान के तहत जो उपचार उसे प्रदान किया जाता है वह उपचार क्या है, उस उपचार के घटक कौन कौन से हैं। पहले तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि वातावरण में सुधार। जो समस्यात्मक बालक हैं उनके संबंध में माता पिता, पास पड़ोस, परिवार के लोग, एक अध्यापक, सभी की एक अलग सी धारणा बन जाती है। वे लोग सोचते हैं क्या करेगा ये ऐसा है ही नहीं, ये इसके बस की बात नहीं है, ये तो ऐसा हो जाएगा, नहीं ये रो देगा, नहीं ये क्रोधित हो जाएगा। यानी बार बार उसको उसी चीज़ों की ओर उसका ध्यान केंद्रित करवाना। तो सबसे पहले ये आवश्यक है कि उसका जो वातावरण है उसमें सुधार होना अति आवश्यक है। जब आप उसके आसपास रहने वाले अध्यापक गण, उसके मित्र मंडली, पास पड़ोस, परिवार के संबंधित लोग या अन्य जो भी हैं, वो सब उसके साथ उसमें कमियां ढूंढने के अपेक्षा उसको सही तरीके से दिशा प्रदान करेंगे, धैर्यपूर्वक उसका साथ देंगे। तो ऐसी स्थिति में जो मॉडिफाइड एनवायरमेंटल फोर्स है उस बेस पर अगर वो कार्य प्रदान किया जाएगा तो उसमें सुधार आने की अपेक्षाएं बढ़ जाएंगी। और इसके साथ साथ जब उसमें अपेक्षाएं बढ़ेंगी, जब हम उसे ऐसा वातावरण देंगे तो नतीजा क्या होगा कि जो समस्या से ग्रस्त बालक है उसका दृष्टिकोण परिवर्तित हो जाएगा। नहीं जी ये तो ऐसा ही है, तो ऐसा बालक भी सेट करके रखता है कि उसको क्रोध आना, चिड़चिड़ा होना, अगर हम इसको ये चीज़ देंगे नहीं तो ये छीन लेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, ये वो करेगा, ये करेगा। तो अगर इन सब समस्याओं का सुधार, वातावरण में सुधार लाने का प्रयास करने पर संभव है, तो ऐसी स्थिति में जब हम सब मिलकर प्रयास करते हैं तो जो समस्याग्रस्त बालक है उसका दृष्टिकोण भी बदल जाता है। उस दृष्टिकोण को बदलने में हम लोग ही सहायक होते हैं। अतः जब वह देखता है कि उसके माता पिता, उसके जो पास पड़ोस वाले हैं, उसके जो मित्र मंडली है, उसके साथ रहने वाले हैं, जो उसको मदद कर रहे हैं, उसमें कमियां नहीं ढूंढ रहे हैं, तो वह धीरे धीरे अपने अंतर्गत जो बुराइयां हैं उनको छोड़कर अच्छाइयों की ओर अग्रसर होने का प्रयास करने लग जाता है। अगर इसी आधार पर हम देखें तो वो जो तारे ज़मीन पर फिल्म का अगर उदाहरण लें तो उसमें जो वो बालक था
वह इसी तरह का एक समस्याग्रस्त बालक कहा जा सकता है, क्योंकि उसको विशिष्ट अध्ययन की आवश्यकता थी। वह पढ़ाई से भागता था, लेकिन उसके अक्षर उड़ने लग जाते थे, लेकिन उसके बारे में जो विचारधाराएं थी, तो उन सब ने मिलकर के उसको सहयोग दिया और उसका दृष्टिकोण परिवर्तित हुआ। नतीजा वह उन्नति की ओर अग्रसर हो गया। अब उसके दृष्टिकोण को परिवर्तित करने के अंतर्गत जो मनोवैज्ञानिक प्रणालियां हैं वह बड़ा ही सहयोग प्रदान करती हैं, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति के तो बस की बात है नहीं कि वह उसका संपूर्ण अध्ययन कर सके। अतः ऐसी स्थिति में उसकी जो योग्यताओं का, इन सबका रुझानों का अवलोकन करने के लिए, उसके दृष्टिकोण को परिवर्तित करने के लिए जो विधियां हैं, वह विधियों में सबसे पहले है मनोविश्लेषणात्मक विधि, मनोवैज्ञानिक परामर्श व उपचार, और तीसरी है आत्म सुझाव और सम्मोहन। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मनोविश्लेषणात्मक यानी उसकी आंतरिक और बाह्य गतिविधियों का आकलन करना, उस आकलन के आधार पर उसे परामर्श देते हुए उसको उपचार देना, और उपचार के आधार पर उसको ऑटो सजेशन देते हुए सम्मोहन आदि प्रक्रियाओं से गुजरते सम्मोहन आदि प्रक्रियाओं से उस प्रारूप की ओर ले जाते हुए उसे सही मार्गदर्शन देने का प्रयास करना। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम यह देखेंगे सांख्यिकीय प्रणाली या विधि। सांख्यिकीय विधि जो हम पूर्व से अब तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, जीवन इतिहास विधि, ये इतिहास विधि, विकासात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, उपचारात्मक विधि, तो इन सब के अंतर्गत जो हम अध्यापन करते हैं, उन बालकों के ऊपर जो टेस्ट डाले जाते हैं, वे जो टेस्ट होते हैं, चाहे वह मूल्य से संबंधित हो, उपलब्धि से संबंधित हो, रुचि से संबंधित हो, या उनकी बुद्धि के स्तर से, इंटेलिजेंसी से संबंधित हो, उन टेस्टों को डालने के दौरान प्राप्त होने वाले प्रदत्तों के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है, उनका कोरिलेशन देखा जाता है, और उन आंकड़ों के आधार पर निहित अर्थ देखकर यह स्पष्ट किया जाता है कि समस्या कहाँ थी और किस प्रकार की थी। उनके आंकड़ों के उतार चढ़ाव के आधार पर ही यह सारा निर्णय लेने का प्रयास किया जाता है, जो इन समस्त विधियों को वैध, वैज्ञानिक और विश्वसनीय बनाते हैं। यह स्वयं अपने आप में पूर्ण नहीं है, लेकिन सब इसके साथ मिलकर पूर्ण और वैज्ञानिक वैध बनते हैं। फिर है समाजमिति विधि, सोशियोमेट्रिक। यह नवीनतम विधि है। इसके अंतर्गत समूह संरचना, समूह अंतःक्रिया का अध्ययन किया जाता है। समूह संरचना और समूह अंतःक्रिया के अध्ययन से अभिप्राय है कि कोई व्यक्ति सबको बहुत अधिक प्रिय होता है, यानी प्रति सदस्य संवेदनशीलता किसी एक बिंदु पर। यानी हम कोई खेल खेलते हैं या अपने स्कूल या कक्ष में आप देख लीजिए कि सभी अध्यापकों को कोई ना कोई एक प्रशिक्षणार्थी या कुछ बच्चे बहुत अधिक प्रिय होते हैं। हर कोई उसे हर काम में आगे रखने का प्रयास करता है। जब अलग अलग उस समूह को विभाजित करने के बाद अन्य सदस्यों की भी उससे संबंध में राय ली जाती है, तो लगभग जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट उसी व्यक्ति के संबंध में आता है, जो हमें यह सोचने पर बाध्य कर देता है कि उसकी लोकप्रियता क्यों है, उसका कारण क्या है, सब लोग इसके साथ रहना क्यों चाहते हैं। तो उसके व्यक्तित्व के गुणों को देखना और कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसको सर्वप्रिय बनाती है, इसी आधार को जानने के पश्चात जो निर्णय निकाला जाता है वह समाजमिति कहलाता है। धन्यवाद। अब आगे जो बची हुई पद्धतियाँ हैं, विधियाँ हैं, उनका अध्ययन